हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जैसे नाम से ही पता चल रहा है, ऑर्गेनो मीन्स ऑर्गेनिक एंड मेटेलिक मीन्स मेटल। और ऑर्गेनिक में जनरली क्या होता है, कार्बन। यानी कि जब कार्बन और मेटल के बीच में जो बॉन्ड होती है, जो कंपाउंड फॉर्म्ड होता है, दैट इज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। यानी द केमिकल कंपाउंड इन विच मेटल एटम इज अटैच्ड टू कार्बन एटम ऑफ ऑर्गेनिक ग्रुप। ऑर्गेनिक ग्रुप का जो कार्बन होता है और मेटल एटम, इन दोनों के बीच में बॉन्ड यानी कंपाउंड फॉर्म्ड होता है, इज कॉल्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। एग्जाम्पल के लिए C2H5MgBr, इसे कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड एक्चुअल में किससे बना है? C2H5Cl मीन्स RX, ये है आपका ऑर्गेनिक पार्ट, ऑर्गेनिक। और सेकंड है इसमें Mg फॉर मेटल। तो इसमें ऑर्गेनिक और मेटल, इन दोनों को मिला के जो कंपाउंड फॉर्मेशन हुआ, जिसमें कार्बन और मेटल बॉन्ड फॉर्म्ड होता है, उसे हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि इस टाइप के कंपाउंड को हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्यों कहते हैं। एक्चुअली ये जो ऑर्गेनोमेटेलिक वर्ड है, ये दो वर्ड से मिलके बना है। ऑर्गेनिक, ऑर्गेनो मीन्स ऑर्गेनिक एंड मेटेलिक मीन्स मेटल। और ऑर्गेनिक में जनरली क्या होता है, कार्बन इज प्रेजेंट, यानी कि जिसमें कार्बन और मेटल आपस में बॉन्ड बनाते हैं। तो इसीलिए इस कंपाउंड को हमने कहा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, यानी जिसमें कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्डिंग होती है, इसीलिए इसका नाम रखा हमने ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें इनको मिक्स करने की जरूरत क्यों पड़ी। वाई डू वी रिक्वायर्ड टू फॉर्म ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, इसको हमने फॉर्मेशन की जरूरत क्यों पड़ी। ऑर्गेनिक एक सेपरेट ब्रांच था, इनऑर्गेनिक, मेटल को हम जनरली इनऑर्गेनिक में प्लेस्ड करते हैं। तो ऑर्गेनिक अलग ब्रांच है, इनऑर्गेनिक अलग ब्रांच है। तो साइंटिस्टों ने इस पे वर्क किया, उन्होंने कहा देखें क्या होता है अगर हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को आपस में मिक्स कर दें। तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि ये जो कंपाउंड होते हैं, ये बहुत ज़्यादा यूजफुल कंपाउंड है, बहुत ज़्यादा एडवांटेज है इस कंपाउंड के। एग्जाम्पल के लिए अभी हम पढ़ेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX। ये ऐसा रिएजेंट है जिसके थ्रू हम किसी भी कंपाउंड को फॉर्म कर सकते हैं। एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, एमाइन या जनरली जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो इससे फॉर्म्ड हो सकते हैं, यानी इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है। इसीलिए हमने ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को बनाना स्टार्ट किया। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, बिकॉज इट इज़ वेरी यूजफुल, बहुत ज़्यादा यूजफुल था। ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग, OMC यानी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी। 3 कैटेगरी में हमने इसे डिवाइड कर दिया। फर्स्ट है सिग्मा बॉन्डेड OMC, जिसमें सिग्मा ही बॉन्ड होता है, यानी मेटल और कार्बन के बीच में केवल सिग्मा बॉन्ड ही प्रेजेंट होता है, यानी ये मेटल है और ये कार्बन है, इसके बीच में सिग्मा बॉन्ड ही प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। एग्जाम्पल नंबर 1 इज AlCH3 का होल थ्राइस, इसे कहते हैं ट्राई मिथाइल एल्यूमिनियम। Al से C कनेक्ट है, ऐसे RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, CH3 का होल ट्वाइस Zn फ्रैंकलैंड रिएजेंट। नेक्स्ट वन इज
C2H5 का होल 4 Pb, 4 मीन्स टेट्रा इथाइल लेड, TEL कहते हैं टेल, यूज्ड होता है ये पेट्रोल में एंटी नोकिंग एजेंट के फॉर्म में हम इसे यूज करते हैं। और फिनाइल लिथियम, ये फिनाइल है लिथियम, दिस इज सिग्मा बॉन्डेड OMC। सेकेंड वन इज पाई बॉन्डेड OMC, पाई बॉन्डेड जिसमें पाई बॉन्ड होगा, दैट इज पाई बॉन्डेड OMC, यानी मेटल और कार्बन के बीच में पाई बॉन्डिंग होगी, दैट इज पाई बॉन्डेड OMC। एग्जाम्पल है फेरोसिन Fe, इसमें 2 ग्रुप लग गए, इसको बाईसाइक्लो, क्योंकि बाईसाइक्लो है, पेंटा डाइइनाइल आयरन भी कहते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, यह आइटा 5 का मतलब हुआ जो आयरन है ये 5 कार्बन से अटैच है, तो ये 5, और C6H5 2, ये C5H5, ये 1 2 3 4 एंड 5, तो C5H5 का होल ट्वाइस, क्योंकि ये 2 हैं, और Fe यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 2, तो इसे हम फेरोसिन भी कहते हैं। सेकेंड इज डाइबेंजीन क्रोमियम 0, इसमें देखो आइटा 6 मीन्स क्या होता है, यहाँ पे 6 कार्बन से अटैच है और ये पाई बॉन्ड से अटैच है। यहाँ पे जो Fe है ये पाई बॉन्ड से अटैच है, यहाँ पे भी Cr पाई बॉन्ड से अटैच है, तो C6H6 का होल ट्वाइस Cr 0। थर्ड वन इज जील सॉल्ट, इसमें क्या है CH2, इसमें जो डबल बॉन्ड है ये, तो ये पाई बॉन्ड से अटैच कर रहा है लेड यानी मेटल, Cl, तो इस तरीके की बॉन्डिंग होती है जब मेटल और लाइगेंड्स में पाई बॉन्ड से अटैच हो रहा है, दैट इज कॉल्ड पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो जील सॉल्ट इज द वन ऑफ दिस एग्जाम्पल। फॉर्मूला है इसका KPtCl3 C2H4 ये ब्रैकेट क्लोज H2, तो इस तरीके से पोटेशियम ट्राइक्लोरो इथाइलिन प्लेटिनेट सेकेंड। थर्ड टाइप है जब सिग्मा और पाई दोनों तरीके की बॉन्डिंग होती है, यानी सिग्मा और पाई दोनों तरीके की बॉन्डिंग होगी जिस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में। इसमें क्या होता है कि पहले लाइगेंड्स या कार्बन इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को डोनेट करता है थ्रू सिग्मा बॉन्ड, इसके बाद इसमें बैक बॉन्डिंग होती है, बैक बॉन्डिंग के थ्रू जो मेटल के पास इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं ये इलेक्ट्रॉन पेयर को कार्बन के जो वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं ये इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं बैक बॉन्डिंग के थ्रू, इसीलिए इसमें दोनों तरीके की बॉन्डिंग पॉसिबल है। पहला स्टेप है जब मेटल सिग्मा बॉन्ड के थ्रू कार्बन से अटैच होता है, इसमें जो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं ये मेटल को डोनेट करता है। सेकेंड स्टेप में जो मेटल होता है इसके डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, मेटल के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन अब जो मेटल के पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये इलेक्ट्रॉन कार्बन के वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट करता है, बैक बॉन्डिंग, यानी अब उल्टी बॉन्डिंग हो गई, अब मेटल से कार्बन अटैच हो गया थ्रू पाई बॉन्ड। इस तरीके की बॉन्डिंग को हम यहाँ पे कहते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग, सिनर्जिक बॉन्डिंग, और यही मेन है जिसको हम आगे पढ़ेंगे। एग्जाम्पल इज मेटल कार्बोनाइल, मेटल कार्बोनाइल, इसमें कोऑर्डिनेशन जो कॉम्प्लेक्स होता है ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, जो ट्रांजिशन मेटल्स का कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होता है वो कंबाइंड होता है, मिक्सअप होता है किसके साथ,
कार्बन मोनोऑक्साइड CO लाइगेंड्स के साथ अटैच होता है। मेटल्स मीन्स ट्रांजिशन मेटल एंड कार्बोनाइल मीन्स CO कार्बन मोनोऑक्साइड, इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग होती है, उसे कहते हैं मेटल कार्बोनाइल। तो इसमें इसकी स्टडी हम क्यों करते हैं, वाई जो मेटल कार्बोनाइल है उसकी स्टडी की ज़रूरत क्यों है, या हमने उन्हें क्यों बनाया, फॉर्म्ड क्यों किया। सेम रीज़न है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। मेटलर्जी में हमने देखा बॉन्ड प्रोसेस में काम आ रहा है, कैटलिस्ट में काम आता है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म्ड होते हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है। दैट इज़ वाई जो मेटल कार्बोनाइल है उसकी हम स्टडी करते हैं, क्योंकि जो यूज़फुल है। ऐसे तो बहुत सारे कंपाउंड फॉर्म्ड हो सकते हैं, बट हम उन कंपाउंड को फोकस करते हैं जिनके बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं। अब इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट भी बहुत सारे होते हैं, जैसे टॉक्सिक होता है स्किन कांटेक्ट से, इनहेलेशन यानी कि स्वीट पॉइजनिंग का काम करता है, ये हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइंड हो जाता है और ऑक्सीजन से उसे बाइंड करने से प्रिवेंट करता है। इसकी वजह से हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, धीरे धीरे करके ऑक्सीजन बाहर होने लगती है। खैर ये अलग कॉन्सेप्ट है, बट ये थोड़ा हार्मफुल भी हो सकता है। इसमें क्वेश्चन आता है कि CO इज बेटर लाइगेंड्स देन NH3, वाई। इसका लॉजिक पहला क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आपको शॉर्टकट ट्रिक में बताया था कि जो कार्बन होगा वो इलेक्ट्रॉन को जल्दी डोनेट करेगा, बेटर लिगेंड्स है, क्योंकि कार्बन इलेक्ट्रॉन को जल्दी डोनेट करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। किससे? नाइट्रोजन से। तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से कम होगी, इसीलिए कार्बन इलेक्ट्रॉन को जल्दी डोनेट करेगा। और सेकंड है, ये रेजोनेंस की वजह से क्या होता है, जो ऑक्सीजन है इसका इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ शिफ्ट हो जाता है, जिससे कार्बन में नेगेटिव चार्ज आता है। तो नेगेटिव चार्ज आने की वजह से ये जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहेगा, इसीलिए CO इज बेस्ट लाइगेंड्स एज कंपेयर टू NH3। एग्जाम्पल इज FeCO5, CrCO6। ये न्यूट्रल होते हैं और इसका कोई भी चार्ज नहीं होता। और इसमें मेन क्या है, मेटल और कार्बन में बॉन्डिंग होगी। अब है बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं ऑर्गेनोमेटलिक में। तो इसे ध्यान से देखना है कि द होमोलेप्टिक कार्बोनाइल, होमोलेप्टिक मीन्स होता है, होमो मीन्स सेम, यानी कि जो लाइगेंड्स होगा वो केवल कार्बोनाइल ही होगा और वो ट्रांजिशन मेटल के साथ कंबाइंड होता है। तो इसमें ध्यान रखना है कि CO के अलावा और कोई भी लाइगेंड्स इसमें प्रेजेंट नहीं होगा विद ट्रांजिशन मेटल, और उसकी वेल डिफाइंड ज्योमेट्री या स्ट्रक्चर होना चाहिए या होता है इनका। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में NiCO4 टेट्राहेड्रल और sp3 हाइब्रिडाइजेशन। CrCO6, इसमें Cr के 6 हैं तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनेगा ये। दिस वन इज ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, ये ऑक्टाहेड्रल है। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। थर्ड वन इज FeCO5 यानी sp3d ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये ट्राइगोनल बनता है इस तरीके से, ट्राइगोनल एंड बाइपिरामिडल। अनदर एग्जाम्पल इज MnCO5। इसका ध्यान रखना है, अगर MnCO5 हो या Mn2CO10 हो, इसको हम दिखाते Mn2CO10 में ही है, चाहे वो ये लिखा होगा। ये डबल है क्योंकि ऑक्टेट को जो मैंने आपको बताया था सिडविक रूल उससे फॉलो करता है।
तो इसमें Mn डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं और CO तो ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है, ऑक्टाहेड्रल टाइप का स्ट्रक्चर बनता है इस तरीके से। तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है Mn2CO10 या MnCO5। इसको लिखा जाता है कई बार, लेकिन वो इसी को एज्यूम करना है, ये मतलब ये Mn2CO10। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज CO2 यानी कोबाल्ट 2 कार्बोनाइल 8। इसको हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कई बार बुक में देखोगे आप CO और इसके साथ 4 CO, यहाँ पे भी CO इसके साथ 4 CO, यानी CO डायरेक्ट कनेक्ट है। और कहीं पे आप ये देखोगे कि CO के साथ कनेक्ट नहीं है, बल्कि ये ब्रिज कॉम्प्लेक्स बनाता है। ब्रिज मीन्स CO कनेक्ट होता है। तो CO के साथ 3, CO के साथ 3 और CO मिडिल में यानी ब्रिज का काम करते हैं। ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है। एक्चुअल में क्या होता है, ये और ये आपस में इक्विलिब्रियम स्टेट में होते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट में है। तो अगर कहीं ये दिया होगा तो ये भी सही है और कहीं पे ये दिया होगा तो ये भी सही है, बिकॉज बोथ फॉर्म इज प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम स्टेट। ये इक्विलिब्रियम स्टेट में होते हैं, तो इसको ध्यान रखना, ये भी गलत नहीं है और ये भी गलत नहीं है। अब इसके नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। मेन यही है नॉन क्लासिकल या पाई एक्सेप्टर और पाई एसिड लाइगेंड्स। पाई एक्सेप्टर या पाई एसिड लाइगेंड्स, इसमें क्या होता है, जो लिगेंड्स होता है वो केवल लोन पेयर को डोनेट ही नहीं करता है, बल्कि वो क्या करेगा, मेटल से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट भी करेगा। द लिगेंड्स नॉट ओनली डोनेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू सेंट्रल मेटल एटम। ये सेंट्रल मेटल एटम को केवल इलेक्ट्रॉन डोनेट ही नहीं करेगा, बल्कि एक्सेप्ट भी करता है उससे इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स फ्रॉम द सेंट्रल एटम इन देयर लो लाइन। जो उसके वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं उससे वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट भी करता है, इसीलिए हम इसे कहते हैं पाई एक्सेप्टर ligands. Example is CnCO, NO+, PF3, PR3 एंड C2H4। हम यहाँ पे कार्बोनाइल की स्टडी करते हैं, केवल CO। इसमें देखो मेटल और CO कार्बोनाइल। अब होता क्या है, मेटल को सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। फिर बदले में क्या होगा कि अब ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, यानी लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, और मेटल के पास यहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि इसके ऑर्बिटल पास आ जाते हैं, तो होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में मेटल के पास होते हैं, अब ये बैक बॉन्डिंग के थ्रू, इसे बैक बॉन्डिंग कहते हैं, यानी कि इस रास्ते दूसरे रास्ते होता उल्टा है। अब मेटल इलेक्ट्रॉन पेयर किसे डोनेट करेगा, इस कार्बन के वैकेंट ऑर्बिटल को। इसीलिए हम इसे कहते हैं पाई एक्सेप्टर, यानी पाई बॉन्ड के थ्रू वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, इसीलिए पाई एक्सेप्टर। जैसे हम लुईस को पता है हमें कि लुईस एसिड मीन्स जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, इसीलिए पाई एसिड लाइगेंड्स भी कहते हैं। केस फर्स्ट में सबसे पहले क्या होगा, क्योंकि ये लाइगेंड्स CO इज लाइगेंड और इसका काम क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करना। तो ये लाइगेंड्स क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को इस मेटल के पास डोनेट करता है थ्रू सिग्मा बॉन्ड। तो ये जो CO है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा मेटल एटम को, किसके थ्रू सिग्मा बॉन्ड। तो ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई। अब केस सेकंड में होता क्या है, अब अपोजिट हो गया। ऐसा आपने कहीं नहीं देखा होगा कि जो मेटल है, मेटल के पास इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, कहाँ होते हैं, डी ऑर्बिटल में,
ये देखा होगा आपने D1, D2, D3। तो जो d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं ये इस इलेक्ट्रॉन को इस कार्बोनाइल के वैकेंट ऑर्बिटल में, और कौन सा वैकेंट, पाई एस्ट्रिक यानी एंटी बॉन्डिंग पाई एस्ट्रिक में डोनेट करता है। अब इसे बैक कहते हैं, इसे बैक उल्टा हो गया ना, इसीलिए इसे हम कहते हैं बैक बॉन्डिंग, ध्यान रखना, थ्रू बैक बॉन्डिंग। और इससे हम कहते हैं पाई बॉन्ड। क्यों? क्योंकि पाई ऑर्बिटल में ही ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। तो अब उल्टा हो गया, अब मेटल से इलेक्ट्रॉन लिगेंड्स की तरफ जा रहे हैं। थ्रू बैक बॉन्डिंग CO एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल एटम, पाई इलेक्ट्रॉन, इसीलिए हम इसे पाई एक्सेप्टर कहते हैं। तो पाई बॉन्ड यहाँ से बना और सिग्मा पहले वाले से, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड पाई एक्सेप्टर। इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि जो मेटल और जनरली जो लिगेंड्स है, मेटल और लिगेंड्स के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है, या मेटल और लिगेंड्स के बीच में जो पाई बॉन्ड है, इसके कंपैरिजन में जो मेटल और कार्बोनाइल के बीच में सिग्मा और पाई बॉन्ड दोनों होते हैं, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है, यानी इसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा, क्योंकि जितना एनर्जी ज़्यादा होगी, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा। तो ये इम्पैक्ट, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन करता है एज कंपेयर टू सिंगल बॉन्ड। इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो मेटल है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादातर 0 होता है या बहुत कम होता है या नेगेटिव होता है, ध्यान रखना। इस केस में ओनली वन केस इज देयर कि जहाँ पे मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव भी होता है। इस तरीके की बॉन्डिंग को हम कहते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग या सिनर्जिक इफेक्ट। अब इसको हम थोड़ा और डिटेल से पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम इसका क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं CO का, C यानी कार्बन और O फिर ऑक्सीजन का। तो इसमें हम P के ही ऑर्बिटल लेते हैं। C में 2 होते हैं, P में ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, एंड ऑक्सीजन में 4 होते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। कैसे? जैसे मैंने कहा कार्बन, तो कार्बन का मतलब क्या हुआ, 1s2, 2s2 एंड 2p2, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर इज 6। तो यहाँ पे P में 2 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जबकि जो ऑक्सीजन होता है वो 8। ऑक्सीजन 8 का मतलब 1s2, 2s2 एंड 2p4, यानी कि यहाँ पे P में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो ये ध्यान रखना है कि जब हम ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं तो S का फिक्स है जो आपको पता है। P के केस में ध्यान रखना है, P में 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन का और 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के। तो ये 2 हो गए 1 एंड 2 कार्बन के केस में, एंड 4, 1, 2, 3 एंड 4 ऑक्सीजन। तो ये फिल हो गए 2, 4 एंड 6 नीचे वाले में, पाई 2px, पाई 2py एंड सिग्मा 2pz, ये फिल हो गए। तो जो सबसे टॉप वाला होता है इसे कहते हैं होमो, HOMO। होमो मीन्स हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो लास्ट हाईएस्ट है ऊपर, HOMO, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन कभी भी लूज होंगे तो वो कहाँ से होंगे, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड से, हर हमेशा। तो इलेक्ट्रॉन लूज होंगे तो सिग्मा 2pz से ही लूज होंगे हर हमेशा। एंड सेकेंड वन इज टॉप वाला, सेकेंड वन होता है पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py एंड सिग्मा स्टार 2pz। तो एस्ट्रिक है जो पाई एस्ट्रिक, इसमें क्या होता है LUMO। LUMO मीन्स होता है लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लोएस्ट यानी कि अगर कोई भी लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो कहाँ करेगा, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड में, जिसकी एनर्जी उनमें से सबसे कम हो। तो दैट इज पाई एस्ट्रिक 2px या पाई एस्ट्रिक 2py में। तो जब CO इलेक्ट्रॉन निकालेगा
तो हाईएस्ट से निकालेगा, सबसे बाहर वाले से इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। और जब एक्सेप्ट करेगा तो कहाँ करेगा, पाई एस्टिक में एक्सेप्ट करेगा। ध्यान रखना है आपने, पाई एस्टिक, क्योंकि ये वैकेंट है तो इस ऑर्बिटल में वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, जो मेटल उसे डोनेट करता है बैक बॉन्डिंग के थ्रू। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से हम इसे समझ सकते हैं। वैकेंट ऑर्बिटल है और ये फील्ड है, तो पहले यहाँ से डोनेट करेगा और यहाँ से एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ से सिग्मा और यहाँ से पाई बॉन्ड, क्योंकि पाई है। इट मीन्स जो लुईस बेस CO क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है थ्रू सिग्मा 2p/Z, थ्रू सिग्मा 2p/Z के थ्रू इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा। जबकि जो CO है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है किसमें, पाई एस्टिक 2px से एक्सेप्ट करेगा और डोनेट करेगा सिग्मा से। तो इसीलिए हम इसे कहते हैं पाई एक्सेप्टर लाइगेंड्स, क्योंकि पाई ऑर्बिटल में ही ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो मेटल कार्बोनाइल होता है, मेटल कार्बन बॉन्ड में या मेटल कार्बन जो बॉन्ड होता है, इसमें S और P दोनों करैक्टर प्रेजेंट होते हैं। जो मेटल और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है, इसमें S और P दोनों करैक्टर प्रेजेंट होते हैं, यानी सिग्मा और पाई दोनों बॉन्ड बनाते हैं। नेक्स्ट वन इज सिनर्जिक बॉन्डिंग। सिनर्जिक बॉन्डिंग मीन्स होता है कि जब कोई भी मेटल लाइगेंड के साथ अटैच होता है, CO के साथ एज ए लाइगेंड, तो उस तरीके की बॉन्डिंग होती है सिनर्जिक बॉन्डिंग। एक्चुअल में इसमें सिग्मा और बॉन्ड पाई दोनों तरीके की बॉन्डिंग होती है, सिग्मा एंड बैक बॉन्डिंग ऑफ पाई। इसीलिए इसको एक और नाम कहते हैं पाई बैक बॉन्डिंग। यानी इसमें सिग्मा तो बनेगा ही बनेगा, पाई बॉन्ड भी फॉर्म्ड होता है। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सिनर्जिक बॉन्डिंग, मीन्स पाई बैक बॉन्डिंग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सिग्मा के साथ साथ पाई बॉन्ड भी फॉर्म्ड होता है। तो दिस इज कॉल्ड सिनर्जिक बॉन्डिंग और सिनर्जिक इफेक्ट। अब इसका एविडेंस क्या, हमें पता कैसे चलेगा कि अप्लाई है या नहीं है। तो इससे पहले हम देखेंगे स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है द फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच या ब्रेक डाउन द बॉन्ड। अगर बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए, दैट इज स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। यानी जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, यानी उसकी बॉन्ड एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी उतनी ज़्यादा होगी। तो मेटल कार्बोनाइल के केस में क्या होता है, अगर MCO है तो MC बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना CO बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी कम हो जाएगी, डिक्रीज होगी, और डिक्रीज होगी तो उसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी और स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। किसकी, CO की, क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ गई, उसको तोड़ने में कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। तो एक्सपेरिमेंट करके देखा गया कि जो CO की फ्रीक्वेंसी होती, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, दैट इज 2143। लेकिन जब मेटल कार्बोनाइल का देखा गया तो 1790 या 1890 या 2060, यानी इससे कम है। यानी कि यहाँ पे सिनर्जिक बॉन्डिंग काम कर रहा है। फ्री स्टेट में 2143 है, लेकिन जब Fe के साथ लिगेंड्स बॉन्ड बना रहा है तो इसकी कम हो गई। इसका मतलब यहाँ पे सिनर्जिक बॉन्डिंग प्रेजेंट है, यानी मेटल और कार्बन के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, इसीलिए CO का बॉन्ड वीक हो गया। अब इसकी कितने भी क्वेश्चन होंगे उसको सुपर ट्रिक के थ्रू हम इसे सॉल्व करेंगे। हर एक क्वेश्चन को केवल इसी से हम पूरा सॉल्व कर सकते हैं। इसमें ध्यान रखना, जितना ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल की डिक्रीज होगी, कम होगी, उतना MC बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा। बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा मतलब MC का, M और कार्बन का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, और बॉन्ड ऑर्डर CO की कम हो जाएगी, अपोजिट होता है इसका। और बॉन्ड स्ट्रेंथ भी CO की कम हो जाएगी, लेकिन बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो जाएगी।
और जब बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो जाएगी तो जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज कर जाएगी, कम हो जाएगी, ये ध्यान रखना है। तो इसमें क्वेश्चन इसी के बेस पे आता है। इसमें ध्यान रखो जैसे एम सी एंड ओ, तो जितना एम और सी के बीच का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, उतना ही वीक बॉन्ड हो जाएगा किसका, सी और ओ का, उतना ही वीक बॉन्ड होगा। जितना एम और सी का स्ट्रॉन्ग होगा, जैसे आप सपोज करो यहाँ पे रीडिंग कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, और ये आप कर रहे हो प्लेइंग, खेल रहे हो, तो जितना आप पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दोगे उतना आपका खेल वीक होता जाएगा, और जितना आप रीडिंग में कम ध्यान दोगे उतना आपकी जो खेल है, गेम्स हो, उतना अच्छा इम्प्रूव होगा, यानी आप एक ही डायरेक्शन में सही कर सकते हो। तो ऐसे यहाँ पे है कार्बन के साथ, वो जितना मेटल के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा उतना CO के साथ उसकी बॉन्डिंग वीक हो जाएगी, तो ये ध्यान रखना। तो जितना बॉन्डिंग वीक होगी तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। तो इसमें ध्यान रखना है जितना, और ये कैसे पता चलेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट से, सिंपल सा स्टेप है ऑक्सीडेशन स्टेट। मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी कम होगी उतना मेटल और कार्बन के बीच का बॉन्ड उतना स्ट्रांग होगा, और CO का बॉन्ड उतना वीक हो जाएगा, और जितना स्ट्रांग बनेगा उतना बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, ध्यान रखना है। और इसके केस में ये इसका अपोजिट होता चला जाएगा। तो यही टैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। थैंक यू।